नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएम मनप्रीत सिंह। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन कितने टाइप की होती है। ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है, कैश ट्रांजेक्शन, एक अदर देन कैश ट्रांजेक्शन। अदर देन कैश ट्रांजेक्शन में क्या कहते हैं, अपनी नेट बैंकिंग आती है। कार्ड में क्या आता है, एटीएम में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या वॉलेट से या यूपीआई से या एनएफटी या आईएमपी से आप पेमेंट जो करते हैं उसको अदर देन कैश कहते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी जो कैश ट्रांजेक्शन है जिसपे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, और कौन सी ऐसी कैश ट्रांजेक्शन है जो हम कैश में करने पर हमें इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलती, और कौन सी ऐसी कैश ट्रांजेक्शन है जिनको करने से हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इस सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो पूरे ध्यान से देखें। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता लगेगा कि कौन सी जो कैश ट्रांजेक्शन है वो नहीं करनी है, कौन सी ट्रांजेक्शन आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो या कौन सी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आजकल हमारी गवर्नमेंट का कब मोटिव ज़्यादा क्या होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन का। सभी गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट की हो और सेंटर की हो, सारी गवर्नमेंट अपनी डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट कर रही है। इसका क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये ईजी ट्रैक हो जाती हैं। इसमें क्या है, कोई भी आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो उसकी सभी इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती हैं, तो ये इजीली ट्रैक हो जाती हैं। पर जो कैश ट्रांजेक्शन है उनको हम इतना क्या ट्रैक नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या उसमें कोई लिमिटेशन लगा रखी है जिससे आप कैश ट्रांजेक्शन कम करो और गवर्नमेंट को भी इसका पता लग सके। अगर आप ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, जो कैश ट्रांजेक्शन को लिमिट किया है और उन पर लिमिटेशन रखी हुई है। तो देखते हैं हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो किस लिए करते हैं। जैसे हम कोई परचेज करते हैं, गुड्स करते हैं, या सर्विस लेते हैं, या कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, उसके लिए हम ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई एक्सपेंस करते हैं, उसके लिए भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई सेल या सर्विस का काम करते हैं, वो भी क्या है, अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश से ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर कोई लोन लेता है या एक्सेप्ट करता है उसमें भी ट्रांजेक्शन होती हैं। अगर कोई डोनेशन देता है या लेता है उसमें भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो ये सभी मोड हैं ट्रांजेक्शन्स के। मतलब इनके ये, अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो ट्रांजेक्शन करते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जिसमें ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो कैश से हो चाहे वो अदर देन कैश से हो। तो सबसे पहले क्या है, रिपोर्टिंग लिमिट एज पर इनकम टैक्स। मतलब क्या, ज़्यादातर क्या है, इनकम टैक्स में कोई कैश की इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर कुछ जैसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है जो इनकम टैक्स के रिपोर्ट होती है किसमें, एसएफटी। मतलब तो अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग लिमिट एज पर इनकम टैक्स। मतलब क्या है, इनकम टैक्स में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जिनके होने से वो क्या है, इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग हो जाती है। वैसे तो ऐसा तो कोई एज सच कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैश ट्रांजेक्शन पे, बट कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती हैं जो अंडर एसएफटी प्रोविजन के अंदर इनकम टैक्स में रिपोर्ट होती हैं। तो क्या सबसे पहले क्या है, अगर सेविंग ज्वाइंट अकाउंट में एग्रीगेट 10 लाख या उससे ज़्यादा, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट 10 लाख उससे ज़्यादा होते हैं सेविंग अकाउंट में, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो विड्रॉल हो, तो उसकी रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स में। अगर करंट अकाउंट में एग्रीगेट 10 लाख उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ होता है तो भी इसकी क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है इनकम टैक्स में। अगर एफडी लिमिट क्या 10 लाख है, अगर एफडी भी 10 लाख इससे ज़्यादा करते हैं तो उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। अगर बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर है 10 लाख इससे ज़्यादा तो उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। और अगर हम कैश में परचेज या सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख से ज़्यादा, तो उसकी भी हमारे इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग होती है अंडर एसएफटी प्रोविजन के अंदर। तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स में जरूर होती है। तो इसके अलावा क्या है, अगर हम लोन या डिपॉजिट लेते हैं, मतलब लोन, अगर हम किसी से 20,000 या उससे ज़्यादा कैश में अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हम वो ले नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ये इनकम टैक्स में हम कैश में 20,000 उससे ज़्यादा लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लें 20,000 से ज़्यादा तो इस पर क्या 100% पेनल्टी है, टैक्स भी लगेगा और 100% पेनल्टी भी है। तो अगर हमने 20,000 या उससे ज़्यादा हमने लोन या डिपॉजिट लेना है तो हम किस मोड में, अदर देन कैश में हम ले सकते हैं। अगर हम कैश में ले सकते हैं तो उस पर टैक्स भी लगेगा और 100% पेनल्टी भी है। तो इनकम टैक्स में हम 20,000 से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, कोई भी कैश में। और अगर हमने लोन लिया है उसको रीपे करना है, अगर उसकी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है तो उसको भी हम कैश में रीपे नहीं कर सकते। अगर हम रीपे करेंगे, जैसे ने एक्सेप्ट किया था वहाँ भी पेनल्टी थी, अगर हम रीपे भी करते हैं, रीपेमेंट भी करते हैं तो भी हमें
100% पेनल्टी लगेगी। तो ध्यान रखना है कि अगर आप कोई लोन लेते हो या डिपॉजिट लेते हो और वो आप कैश में लेते हो तो उसका अमाउंट 20,000 से कम होना चाहिए, तो आप पे कोई भी पेनल्टी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर 20,000 या उससे ज़्यादा आप लोन लेते हो या रीपे करते हो तो उस पर आपके 100% पेनल्टी और टैक्स भी है। अब हम बात करते हैं, अगर आप सेविंग अकाउंट से कैश विड्रॉ कराते हो बैंक से, आपको पता है कि आजकल लोग ज़्यादातर कैश में पेमेंट करते हैं, कैश में नीड भी होती है। तो क्या होता है, अगर अभी इनकम टैक्स में नया सेक्शन आया, सेक्शन 194N, अगर आपने लास्ट 3 साल के रिटर्न फाइल किया है और आप एक फाइनेंशियल में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ कराते हो कैश में, तो जो 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है उस पर बैंक क्या 2% से टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ कराते हो और आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल की है, तो आप पे प्रोविजन लगेगा और आप पे 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा 1 करोड़ से अबो, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा जो निकालते हो उसके उस अमाउंट पर। बट अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की है तो इसकी लिमिट क्या है, अगर आप एक साल में एक फाइनेंशियल 20 लाख से ज़्यादा कोई अमाउंट निकालते हो कैश में, तो क्या है टीडीएस एट द रेट 2% और अबो 20 लाख, मतलब 20 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट निकलते हैं, मतलब 1 करोड़ तक, 20 लाख से मतलब 20 लाख से अबो और 1 करोड़ के नीचे तो 2% टीडीएस है। बट अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालते हो बैंक से और आपने आईटीआर फाइल नहीं की लास्ट 3 साल की, तो कितना है टीडीएस 5%। तो क्या है, पहले क्या था, अगर आपने आईटीआर फाइल किया लास्ट 3 साल की और आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट निकाला तो 2% टीडीएस था। बट अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की लास्ट 3 साल की, तो उसमें लिमिट कितने 20 लाख, अगर एक फाइनेंशियल 20 लाख से ज़्यादा निकालते हो तो 2% टीडीएस कटेगा। बट अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की और आप 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल रहे हो तो उसमें टीडीएस का रेट कितना 5%। अब हम करते हैं कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। इनकम टैक्स 1961 में एक सेक्शन है 269ST। ये क्या कहता है, ये कहता है कि नॉट अलाउड टू रिसीव इन कैश फॉर सेल और सर्विस इन 2 लाख और मोर। मतलब क्या है, एक दिन में एक पर्सन से एक ट्रांजेक्शन के लिए आप 2 लाख या उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप एक दिन में एक ट्रांजेक्शन के लिए एक पर्सन से 2 लाख से ज़्यादा लेते हो तो उतने अमाउंट की ही आपको पेनल्टी लगेगी। तो क्या है, आप 2 लाख से कम ले सकते हो, तो बट अगर आप 2 लाख से ज़्यादा लेते हो एक ट्रांजेक्शन के लिए एक पर्सन से एक दिन में, तो आपको उतने अमाउंट की ही पेनल्टी लगेगी। तो ये कैश ट्रांजेक्शन लिमिट है सेक्शन 269S में। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो और आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये, अगर आप उसकी कैश में पेमेंट कर देते हो तो वो क्या होगा, 100% डिसअलाउड हो जाएगा आपका वो, किस सेक्शन में 48 सबसेक्शन 3 में, और वो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब हम बात करें डीम्ड इनकम ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन कोई लाइबिलिटी इंकर करता है और उसकी डिडक्शन ले लेता है कोई एक्सपेंडिचर की, और अगले साल अगर उसकी वैल्यू 10 या उससे ज़्यादा है, 10,000 या उससे ज़्यादा है, और उसकी पेमेंट वो कैश में कर देता है, तो उस साल जिस साल उसने पेमेंट की है उस साल की वो इनकम मानी जाएगी। क्योंकि क्या है, प्रीवियस ईयर में से उसने डिडक्शन ले ली बट उसने क्या है उसकी पेमेंट कैश में कर दी जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है, तो वो उस साल जिस साल उसने पेमेंट किया उस साल की वो इनकम मानी जाएगी। बट अगर प्लेइंग हायरिंग लीजिंग और कैरिज गुड्स कैरिज के केस उसमें देखें तो उसकी 10,000 से क्या वैल्यू है 35,000। मतलब इन केस में प्लेइंग हायरिंग लीजिंग और गुड्स कैरिज के केस में क्या है 35,000। अगर कोई अमाउंट 35,000 या उससे ज़्यादा उन्होंने कैश में पे किया है तो वो अगले साल क्या है उसकी इनकम मानी जाएगी। अगर कोई पर्सन बिजनेस प्रोफेशन करता है और वो क्या है बिजनेस से रिलेटेड कोई फिक्स एसेट परचेज करता है और उसकी वैल्यू क्या है 10,000 या उससे ज़्यादा है, और वो क्या है उसकी पेमेंट कैश में कर देता है, तो उसमें क्या होगा, एक तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या, अगर कोई पर्सन कोई फिक्स एसेट खरीदना चाहता है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए और उसकी वैल्यू 10,000 उससे ज़्यादा है, तो उसको क्या है उसको अगर वो कैश में पे करता है तो उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्या है, अगर वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे अदर देन कैश में पेमेंट करनी चाहिए। अगर वो कैश में करता है तो उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके बाद कैश डोनेशन। मतलब क्या, अगर आप डोनेशन मेड टू कैश, मतलब किसी पार्टी को, कोई ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टी है या किसी को भी आप कोई भी डोनेशन दे जाते हो और उसकी वैल्यू 2,000 से ज़्यादा है और आप वो क्या है कैश में दे देते हो, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी 80G 80GGC की। तो अगर आप ये डिडक्शन चाहते हो 80
GITGGC, तो क्या है आपको जो अपने डोनेशन देना है जो 2000 से ज़्यादा है तो आपको वो अदर देन कैश में देना पड़ेगा। बट अगर आप 2000 से कम देना चाहते हो तो आप कैश में दे सकते हो और आपको ये डिडक्शन मिल सकती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।